चलिए, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट ऑल द अल्फाबेट्स, डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग हमें लेना पड़ेगा इसमें, जिससे हमें अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर को काउंट करना है। राइट, स्ट्रिंग, कोई भी एग्जाम्पल स्ट्रिंग ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल स्ट्रिंग पाइथन @123, सिंपल। और हमें काउंट करना है स्ट्रिंग में कितने लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, कितने स्पेशल कैरेक्टर्स हैं और कितने डिजिट्स हैं। राइट, तो हर एक लेटर को आपको चेक करना है। इन शॉर्ट, हर लेटर को आपको चेक करना है कि क्या वो अल्फ़ाबेट है या फिर वो स्पेशल कैरेक्टर है या वो डिजिट्स है। तो मैंने इस स्ट्रिंग पे एक लूप लगाया, फॉर लूप सिंपली, और इससे आपको हर एक कैरेक्टर आइटरेट होके मिल गया इन आई। नाउ आई हैव टू चेक दैट इफ आई इज ग्रेटर देन equal to A and I less than equal to Z, ठीक है, और I greater than equal to कैपिटल A and I less than equal to कैपिटल Z। अगर इस कंडीशन, ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाती है तो वो पर्टिकुलर आई क्या होगा, अल्फ़ाबेट। ये अल्फ़ाबेट की कंडीशन है। अल्फ़ाबेट की कंडीशन में आई की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन ए और जेड। आई की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन ए और लेस देन जेड, सेम कैपिटल ए और लेस देन जेड। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आपका कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है। और अगर ये अल्फ़ाबेट है तो इसकी काउंटिंग करनी है। काउंटिंग करने के लिए मैं 3 वेरिएबल लेता हूँ, ए फॉर अल्फ़ाबेट, डी फॉर डिजिट और एस पी फॉर स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो जब भी मेरा कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होगा तो मुझे ए की वैल्यू को इंक्रीज करना है। सिंपल, जैसे जैसे आपका कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होता गया, आपने ए की वैल्यू में +1 लगा दिया। राइट, सेकेंड कंडीशन एलिफ, अगर आपका कैरेक्टर डिजिट हुआ तो डिजिट होने की कंडीशन है आई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 9। अगर 0 to 9 है आपका तो दैट मीन इट्स अ डिजिट। डिजिट अगर है तो डिजिट का काउंटर +1 कर दो आप, इसकी काउंटिंग हो जाएगी। और लास्ट में एल से नहीं लिखेंगे। अब जितने स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उस स्पेशल कैरेक्टर का आप एक @ दिस 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 दिस, ये सभी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इसको मैंने एक स्ट्रिंग में ऐसे ही नॉर्मली रख दिया और यहाँ पे आपने कंडीशन लगाई इफ आई इन स्पेशल कैर देन एस पी प्लस इक्वल टू 1। दैट्स इट। ये है काउंटिंग करने का तरीका। अब आप प्रिंट कर सकते हैं हाउ मेनी अल्फ़ाबेट यू हैव, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं हमारी स्ट्रिंग में, कितने अल्फ़ाबेट हैं। काउंट करके बताओ, 5 या 6?
डिजिट्स कितने हैं? 3। और स्पेशल कैरेक्टर कितने हैं? 1। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करो, चेक करो। आउटपुट इज अल्फाबेट टोटल 6, डिजिट 3, स्पेशल कैरेक्टर 1। आप अपनी स्ट्रिंग चेंज कर सकते हैं। अभी स्ट्रिंग पढ़े नहीं है ना, स्ट्रिंग पढ़ेंगे तभी तो फंक्शन पता होगा स्ट्रिंग का। काउंटर है वो, अल्फ़ाबेट को काउंट करना है तो एक अल्फ़ाबेट के लिए काउंटर चाहिए, मतलब एक वेरिएबल चाहिए जिसमें उसकी काउंटिंग होगी। तो उसकी इनिशियल काउंटिंग क्या होगी? 0। इनिशियली तो कोई भी काउंटिंग 0 ही है। फिर जब अल्फ़ाबेट आपका मैच हो जाता है तो आप a की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 कर देते हैं। तो जब अल्फ़ाबेट मैच होगा तो a की वैल्यू बढ़ेगी, जितनी बार मैच होगा उतनी बार बढ़ेगी। तो ये 6 टाइम ऐड हुआ है, मतलब 6 डिजिट, 6 अल्फ़ाबेट है अपने पास, क्योंकि 6 बार ये कंडीशन मैच हुई। समझ आया? ये डिजिट्स के लिए। हाँ, तो जब डिजिट का कंडीशन मैच होगा तो d की वैल्यू बढ़ेगी, तब हमें डिजिट का काउंटर मिलेगा। समझे? और जब स्पेशल कैरेक्टर मैच होगा तो स्पेशल कैरेक्टर का वेरिएबल +1 होगा। ठीक है? हम्म। किसको? ये वाला 0 to 9? नहीं, क्योंकि आप 0 to 9 कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं? ये जो डिजिट है, आप कौन से डिजिट को एक्सेस कर रहे हैं? आप 0 to 9 इंटीजर एक्सेस नहीं कर रहे हो, आप इस वाले डिजिट को एक्सेस कर रहे हो। इट्स अ कैरेक्टर। हाँ, तो इसमें इंटीजर नहीं है ना, ये तो कैरेक्टर ही है, आपके स्ट्रिंग से आ रहा है ना डेटा। हाँ, अच्छा। आपने ये डिफाइन ही नहीं किया। पर चेक करो, फॉर लूप से पहले ये वेरिएबल डिफाइंड है, ये वेरिएबल यहाँ यूज हुआ है। क्यों किया?
क्यों आस्क के वैल्यू चाहिए, तो अपने आप ही मैच कर लेता है। अभी स्पेशल जो कैरेक्टर है ये इसमें ब्रेसेस भी तो आते हैं, ब्रेसेस हो गया, बैकटिक हो गया और हाइपन हो गया। स्पेशल में दिया हाइपन तो हो जो गया। डालना है आप इसमें डाल दो। आप अपनी स्ट्रिंग बना लेते हो, जितने स्पेशल कैरेक्टर हैं आपके पास उनकी एक पूरी स्ट्रिंग बना लिया आपने और फिर मैच करा लिया, वो आप इसमें डालते चलो। और भी कोई स्पेशल कैरेक्टर आप चाहते हो तो ऐड कर दो उसमें। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर तो अपने एंड का होता है, कुछ भी आप डाल सकते हो। हो गया, चलो ठीक है, आगे बढ़े। लॉजिक में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑल ओके। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए फिर से। राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई all the items from a list, from a given list। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि एक लिस्ट दे रखी है आपको, उस लिस्ट के जितने एलिमेंट्स हैं, आइटम्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। जस्ट टेक अ लिस्ट, एट फाइव फोर थ्री नाइन so this is the list and you have to multiply all the elements from this list। इस लिस्ट के सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। मतलब 8 का 5 से फिर जो भी आउटपुट टोटल 8 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू दिस। अब वो वैल्यू लिख नहीं सकते ना, हो सकता है ये लिस्ट की लेंथ बहुत बड़ी हो, कितनी वैल्यूज लिखोगे आप। सो आपको लूप की हेल्प से ये करना है। क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन समझ आया। लॉजिक समझना बस, कैसे करना है इसको। लूप कहाँ तक चलेगा, आप लिस्ट पे लूप चला रहे हैं तो लिस्ट के स्टार्टिंग से एंड तक चलेगा। आप फॉर लूप में बेसिकली ये थोड़ी बताते हो कहाँ से कहाँ तक जाना है, वो तो अपने आप ही चेक कर लेता है ना कि लूप लूप को, फॉर लूप को आपने डेटा दिया, उस डेटा की जितनी लेंथ है वो अपने आप ही स्टार्टिंग टू एंड चल जाएगा। आपको ये थोड़ी बताना है कि यहाँ से यहाँ तक चलाना है। आप वाइल लूप थोड़ी लगा रहे हो, आप फॉर लूप लगा रहे हो। फॉर लूप का ये फीचर है ना कि आपने उसको डेटा दिया, उस डेटा में जितनी वैल्यूज हैं स्टार्टिंग टू एंड वो सारे डेटा को आइटरेट कर देगा। समझे।
इसलिए फॉर लूप लगाते हैं। वाइल लूप में आपको बताना होता है कि लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। मतलब एक वेरिएबल लेंगे, उसमें वो जो प्लस इक्वल करते हैं उसमें जो मल्टीप्लाई इक्वल करती है और आई की वैल्यू रखती है। ठीक है। इनिशियली वैल्यू 1 रखी जाएगी, 0 रखेंगे पूरा 0 कर हम्म हो गया। और वो किसी से ठीक है। चलो देख लो इधर, फॉर आई इन लिस्ट, लिस्ट पे लूप लगाया, सारी वैल्यू आइट्रेट हुई 1 बाय 1। पहली वैल्यू आई 8, 8 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, बट अभी 5 आया नहीं है, 5 नेक्स्ट टर्म में आएगा। तो अभी तो हमारे पास 8 ही है, राइट। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ, या फिर एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन के लिए दो वैल्यूज रिक्वायर्ड होते हैं। तो दो वैल्यूज रिक्वायर्ड होते हैं, तो आई को मैं मल्टीप्लाई अभी किससे कर सकता हूँ। तो अभी मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास फिलहाल कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि 5 जो है वो नेक्स्ट वैल्यू है, तो नेक्स्ट आइट्रेशन होगी तब 5 आएगा। बात समझे। तो आप क्या करोगे, आप इसके लिए एक इनिशियल वैल्यू 1 एक वेरिएबल में सेट कर लोगे, m इज इक्वल टू 1 ले लिया मैंने, और m को मल्टीप्लाई कर दिया i के साथ। तो i को कोई फर्क नहीं पड़ा, i को कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज i वॉज 8 और 8 मल्टीप्लाई बाय 1 स्टिल 8 है, राइट। इसलिए m की वैल्यू मैंने 1 रखी, और इसको स्टोर करना है m में। तो जो इसका आउटपुट है वो स्टिल m में स्टोर हो गया। तो 8 इंटू 1 8, तो m में स्टोर हो गया 8। नेक्स्ट टाइम जब फिर से आइट्रेशन हुई तो अब i की वैल्यू आई 5 और m की वैल्यू थी 8, तो 8 इंटू 5, अब मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो i की वैल्यू 5, m की वैल्यू 8, इनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आ गया। फिर से नेक्स्ट आइट्रेशन हुई तो i की वैल्यू 4, और जो m में है वो पिछले का मल्टीप्लीकेशन था 8 इंटू 5 का, जो आपकी m में है, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन हो गई। और जब ये लूप कंप्लीट हुआ, यू गेट द टोटल मल्टीप्लीकेशन, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं वैसे, है ना, एग्रीगेशन प्रोडक्ट है ये। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। हाँ, m मल्टीप्लाई इक्वल टू i लिख सकते हैं। सेम इसी में एक क्वेश्चन जिनको समझ आ गया है, मल्टीप्लाई की जगह सम करना है सेम लिस्ट का।
थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, करके बताओ। ठीक है, यू टेक अ वेरिएबल s इक्वल टू 0, क्योंकि अब यहाँ पे सम करना है तो इसको 0 लेना पड़ेगा। s प्लस आई, s में स्टोर करो, टोटल सम ठीक है। तो प्रोडक्ट ये है, सम क्या। हाँ हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चलिए। एक और सेम इसी तरह का लिस्ट, बट थोड़ा सा डिफरेंस। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम दिस लिस्ट। ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के सभी एलिमेंट को सम करना है। कौन सी लिस्ट है ये? 2D लिस्ट, राइट। हाँ, आपने प्रिंट लूप के अंदर ही लगा दिया, लूप के बाहर होगा प्रिंट। इंडेंटेशन हटाओ प्रिंट से, पीछे करो उसको। हो गया? चलो। 2D लिस्ट आइटरेट करना बताया था कल।
सर एक डाउट था, पूछिए। ये क्वेश्चन में एस वेरिएबल 0 ही क्यों लिया हुआ है? क्योंकि सम कर रहे हैं, ओके सर। सम करते टाइम जो पहली वैल्यू हमारी सम होगी, ये जो एक्सप्रेशन में जब जाएगा तो आई की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी, और आई यस को सर। आप सम किससे करेंगे? तो इनिशियली हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं, तो हमने इसको ज़ीरो कंसिडर किया और ओके मल्टीप्लिकेशन में वन कंसिडर किया, सो दैट वैल्यू कुड नॉट बी चेंज्ड। ठीक है। ओके सर। डन। इट्स वेरी सिंपल। कल मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 2D लिस्ट को आइटरेट कैसे करते हैं। वैल्यू आइटरेशन के लिए आप नेस्टेड लूप लगाते हो, है ना, और जो वैल्यू आपको मिलेगी जे में, सिंपली आपको क्या करना है, एस इक्वल टू एस प्लस जे करना है। टोटल सम आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। ओके, आगे बढ़े। नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, आउटपुट 42 आना चाहिए इसका। ओके, सो लूप हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वाइल लूप, फॉर लूप, सब कुछ कंप्लीटेड है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, और नए टॉपिक का नाम है स्ट्रिंग। सर इसमें हमारा स्विच केस स्विच केस है, है? स्विच केस यहाँ होता ही नहीं, मैच होता है। ज़रूरी नहीं है, मैच यूज़ ही नहीं होता, मतलब बहुत रेयरली यूज़ होता है। इफ एल्स इज़ ओके, हर जगह इफ एल्स ही यूज़ होता है। मैच बहुत कम स्क्रिप्ट में, मैच वैसे भी यहाँ वो कहीं और से उठाया गया है, यूज़ नहीं होता इसमें ज़्यादा। कहीं आपने देखा भी नहीं होगा कि मैच कहीं यूज़ भी हो रहा है। कोई भी आप सर प्रोग्रामिंग उठा लो, कहीं मैच दिखेगा नहीं आपको। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन? आप कोई किसी भी लेवल की प्रोग्रामिंग ले आओ, वहीं वहाँ कहीं आपको मैच दिखेगा ही नहीं, यूज़ ही नहीं होता। हाँ, हेलो, क्या बोल रहे हो? सर कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन? कंटिन्यू स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन? कंटिन्यू स्टेटमेंट मैंने बताया नहीं है। देखो, हाँ, जो जनरली देखो क्या होता है, जो मोस्टली यूजेबल चीज़ है ना, उसको आप पढ़ोगे ज़्यादा बेटर है। अब जो चीज़ पढ़ लिया, यूज़ ही नहीं आने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं। जो चीज़ यूज़ आने वाली चीज़ है वो पढ़ा करो। ठीक है, वैसे करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ है, आप ये सारी चीज़ें एक लाइन में भी कर सकते हो, है ना, इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं, एक सिंगल लाइन में भी हो सकता है, बट यूज़ नहीं आता, राइट। तो जो ओके चीज़ यूज़ की नहीं है उसको मत पढ़ा करो। आप ओके कंटिन्यू पढ़ भी लिया, मैच पढ़ भी लिया,
कहीं आ ही नहीं रहा तो पढ़ के क्या फ़ायदा जब आप उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे। तो जो चीज़ मोस्टली यूजेबल है, फ्रिक्वेंटली आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आप सीखिए। ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? सो स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, पाइथन का डेटा टाइप है टू स्टोर टेक्स्ट डेटा। स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप टू स्टोर टेक्स्ट डेटा। ठीक है, या इसका दूसरी डेफिनेशन देखिए तो इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप टू स्टोर टेक्स्ट डेटा, या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। राइट, स्ट्रिंग लिखने के कितने तरीके हैं? सो व्हेन वी यूज टू स्टोर द टेक्स्ट डेटा, we write into, it will be enclosed into inverted commas। ठीक है, स्ट्रिंग हमेशा इन्वर्टेड कमाज में इनक्लोज्ड होता है। जैसे हमने सिंगल इन्वर्टेड कमा में इनक्लोज किया, जैसे हमने इसको डबल इन्वर्टेड कमा में इनक्लोज किया। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन देम? कोई डिफरेंस है? सिंगल इन्वर्टेड कमा या डबल इन्वर्टेड कमा में कोई डिफरेंस है? नहीं। मैंने S को प्रिंट किया, S1 को प्रिंट किया, अभी के लिए तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस हो सकता है। दोनों का आउटपुट सेम है, बट डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंस क्या है? अगर आपको अपनी स्ट्रिंग के अंदर कहीं पे भी प्रिंट में डबल इन्वर्टेड कमा यूज करना हुआ, पाइथन पे डबल इन्वर्टेड कमा लगाना है और प्रिंट कराना है, तो आप सिंगल इन्वर्टेड कमा से इनक्लोज करेंगे इसको। बात समझ आई? नाउ योर आउटपुट इज पाइथन डबल इन्वर्टेड। जब हमें डबल इन्वर्टेड कमा को प्रिंट करना हो तो सिंगल इन्वर्टेड कमा में इनक्लोज करेंगे, और जब सिंगल इन्वर्टेड कमा को प्रिंट कराना हो तो डबल इन्वर्टेड कमा में इनक्लोज करेंगे। ये डिफरेंस होता है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, जब हमें सिंगल इन्वर्टेड कमा को प्रिंट करना हो, जैसे कई बार हम लोग इंग्लिश में एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, है ना, और एपोस्ट्रॉफी होता है सिंगल इन्वर्टेड कमा। इनक्लोज किससे करेंगे? डबल इन्वर्टेड कमा से। आप सिंगल से नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल से करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। करके देखें। क्योंकि सिंगल इन्वर्टेड कमा यहीं पे बंद हो गया आपका, एपोस्ट्रॉफी को उसने सिंगल इन्वर्टेड कमा क्लोजिंग बता दिया, तो वहाँ प्रॉब्लम आ गई, आगे वाला कैरेक्टर उसके लिए इनवैलिड हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको डबल इन्वर्टेड कमा से इनक्लोज करोगे तो ये सही आउटपुट दिखाएगा। ये डिफरेंस है इसका। तो आप सिंगल में डबल इन्वर्टेड कमा को प्रिंट करा सकते हैं और डबल इन्वर्टेड कमा को सिंगल इन्वर्टेड कमा में प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और अगर किसी टेक्स्ट में दोनों आ गए तो पॉसिबली दोनों भी तो आ सकते हैं, तो ना सिंगल यूज कर सकते हैं ना डबल यूज कर सकते हैं। फिर पाइथन ने आपको दिया है 3 टाइम्स सिंगल इन्वर्टेड कमा। यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो मेरे पास कोई टेक्स्ट है, उसमें मुझे डबल इन्वर्टेड कमा भी यूज करना है और सिंगल का भी कोई सिंगल इन्वर्टेड कमा का कोई कैरेक्टर यूज करना है। ठीक है, तो मैं ना ही उसको इनक्लोज कर पाऊंगा सिंगल से और ना ही इनक्लोज कर पाऊंगा डबल से, क्योंकि जहाँ पे मैंने डबल यूज किया वहाँ डबल वाला इनवैलिड हो जाएगा
और सिंगल यूज किया तो सिंगल वाला इनवैलिड हो जाएगा, राइट। इन दैट केस वी कैन यूज 3 टाइम्स सिंगल इन्वर्टेड कमा। ठीक है, यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखेंगे हर चीज वैलिड है एज अ स्ट्रिंग, और इसमें आप मल्टी लाइन टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं होता मल्टी लाइन लिखने का, ना ही इसमें ऑप्शन होता है मल्टी लाइन लिखने का, लेकिन 3 टाइम्स सिंगल इन्वर्टेड कमा में आप मल्टी लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, पाइथन इज बेस्ट प्रोग्रामिंग, जिसमें लिखा हुआ है 2 लाइन में। आप सिंगल इन्वर्टेड कमा में 2 लाइन का कभी भी यूज नहीं कर सकते, ना ही डबल इन्वर्टेड कमा में 1 से ज्यादा लाइन का कभी यूज कर पाएंगे आप, है ना। सिंगल लाइन की टेक्स्ट लिखनी हो तो सिंगल इन्वर्टेड कमा या डबल इन्वर्टेड कमा इनमें ही लिखी जाती है। मल्टी लाइन के स्ट्रिंग लिखने हो तो 3 टाइम्स सिंगल इन्वर्टेड कमा या फिर 3 टाइम डबल इन्वर्टेड कमास, इनको यूज किया जाता है। ठीक है, सेम चीज 3 टाइम डबल इन्वर्टेड कमा में भी लिख सकते हैं। तो कोई भी स्क्रिप्ट हो जो कि टेक्स्ट में लिखी हो, आप 3 टाइम और 3 टाइम सिंगल या 3 टाइम डबल इन दोनों इन्वर्टेड कमा में कवर कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया। ऐसे स्ट्रिंग जो कि 3 टाइम इन्वर्टेड कमाज में लिखे होते हैं, इनको बोला जाता है डॉक स्ट्रिंग। इनको बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। अ स्ट्रिंग विच इज यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। अ स्ट्रिंग विच इज यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं दोनों से। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग है। कहाँ यूज होती है डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग? जैसे आप मान लो कोई फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन यूज करते हो। अब प्रिंट में जैसे आप होवर करेंगे, आप देखोगे कई सारी चीजें आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे दिख रही होगी, है ना। ये डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, और ये डॉक्यूमेंटेशन इन्हीं इन्वर्टेड कमाज में लिखी जाती है उस फंक्शन में जिस फंक्शन को आप यूज कर रहे हैं। तो ये प्रिंट जहां पे भी डिफाइन हुआ होगा, वहां पे ये डॉक्यूमेंटेशन डॉक स्ट्रिंग में लिखी गई होगी, तभी आपको यहां दिख रहा है। तो जब आप फंक्शन पढ़ेंगे उसमें आप अपना डॉक्यूमेंटेशन खुद बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फंक्शन यूज करने के लिए उसके बारे में पता होना जरूरी है। तो आपको अगर उसका प्रीव्यू मिल जाए तो आप इजीली उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब आप फंक्शन बनाएंगे, अभी कुछ दिन बाद जब हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, उसमें डॉक स्ट्रिंग लगा के हम देख सकते हैं कि उसका प्रीव्यू हमें दिखता है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स आप रखते हो, वो कैरेक्टर एक सीक्वेंस में रखा गया होता है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है स्ट्रिंग। सीक्वेंस का मतलब होता है कि द डेटा, द कैरेक्टर विच इज यूज्ड इन स्ट्रिंग हैज अ पोजीशन नंबर, है ना। हर एक कैरेक्टर का एक पोजीशन नंबर, एक इंडेक्स नंबर डिफाइंड है। इंडेक्स नंबर को ही सीक्वेंस नंबर बोलते हैं, राइट। जैसे इस स्ट्रिंग में जो पहला लेटर है उसका सीक्वेंस नंबर है 0, सेकेंड लेटर हैज अ सीक्वेंस नंबर ऑफ 1, 2, 3, 4, जिसको हम इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, राइट। और अगर आपको इस स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को एक्सेस करना हो तो उसके इंडेक्स नंबर से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला कैरेक्टर एक्सेस किया 0 से, यू गेट D। दूसरा कैरेक्टर एक्सेस करना है, वी कैन यूज 1। थर्ड कैरेक्टर एक्सेस करना है, वी कैन यूज 2। फोर्थ कैरेक्टर एक्सेस करना है, वी कैन यूज 3। फिफ्थ कैरेक्टर एक्सेस करना है, वी कैन यूज 4। सिक्स्थ कैरेक्टर एक्सेस करना है, वी कैन यूज 5।
बट डू वी हैव 5? हमारे पास 5 ही कैरेक्टर हैं, मतलब 0 to 4 का सीक्वेंस आप यूज कर सकते हैं। 5th पे आपको ये एरर दिखाएगा। 5th पे इसने एरर दे दिया, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो आपकी स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग आप सीक्वेंस इंडेक्स नंबर यूज कर सकते हैं और अपने कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो दीज इंडेक्स नंबर्स आर यूज टू एक्सेस द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। और मोर देन डिफाइंड इंडेक्स नंबर वी कैन नॉट यूज फर्दर। ठीक है, तो ये इंडेक्स नंबर आपकी स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड, आप नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू एक्सेस द लास्ट कैरेक्टर, that will be used by -1. second last character that can be used by -2, है ना। तो आप दोनों तरह की इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ड्यूकैट, और यहाँ से जब मैंने -1 से एक्सेस किया तो गेट यू टी एंड दिस इज ए। ये लास्ट कैरेक्टर, सेकेंड लास्ट कैरेक्टर, -3 से आपको ये सी मिल जाएगा, -4 से यू और -5 से डी। ठीक है, सिंपल है। इंडेक्स की काउंटिंग है। आप काउंटिंग अगर आगे से करते हैं तो पॉजिटिव वे में करना पड़ेगा, अगर आप पीछे से काउंटिंग करते हैं सो विल स्टार्ट बाय नेगेटिव काउंटिंग। ठीक है, इसका फ़ायदा बस ये होता है कि आपको लास्ट से डेटा एक्सेस करना ईजी हो जाता है। इफ़ योर स्ट्रिंग इज़ वेरी लार्जर यू कैन एक्सेस योर डेटा फ्रॉम द लास्ट वेरी इजीली। आपको पूरा काउंट नहीं करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट प्रोसेस इज स्लाइसिंग। स्लाइसिंग किस लिए यूज होता है? स्लाइसिंग का काम होता है मल्टी कैरेक्टर्स को एक्सेस करना, है ना। अभी इंडेक्सिंग से हमने एक सिंगल कैरेक्टर एक्सेस किया, राइट। इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा और भी इसमें कुछ ऐड कर देते हैं। एक्सटेंशन मैंने लिखा ड्यूकैट नोएडा एक्सटेंशन, ठीक है। और इसमें से, इस पूरे डेटा में से, स्ट्रिंग में से मुझे नोएडा वर्ड चाहिए, ओनली नोएडा। ठीक है, तो मुझे इस पूरे स्ट्रिंग में से नोएडा वाला जो डेटा है, सब स्ट्रिंग इसको बोलते हैं, सब स्ट्रिंग मुझे कैसे मिलेगा? तो नोएडा सब स्ट्रिंग के लिए आपको इस पूरे स्ट्रिंग को स्लाइस करना पड़ेगा, है ना। इसमें से स्लाइसिंग करनी होगी। तो स्लाइसिंग करने के लिए, अब चूंकि आप एक कैरेक्टर तो यूज नहीं कर रहे हैं, आपको 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स उसमें से एक्सेस करने एक साथ। तो आप स्लाइसिंग का यूज करते हो। स्लाइसिंग में सबसे पहले आपको यह देना है कि आपको जो पहला कैरेक्टर चाहिए उस पहले कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर क्या है। यू कैन काउंट करके बताओ। ये n मुझे चाहिए, पहले नोएडा चाहिए, तो नोएडा में n, और n का इंडेक्स वैल्यू क्या है? हाँ, स्पेस भी काउंट करना है, बिल्कुल 7 है। 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है। सो यू कैन स्टार्ट बाय 6, देन यू कैन राइट कोलन। अब यहाँ से कोलन आप लिखो। कोलन बेसिकली रेंज के लिए यूज होता है ना। अब 6 से लेकर के आपको जाना कहाँ तक है? द लास्ट कैरेक्टर इज ए का इंडेक्स वैल्यू क्या है? 6 7 8 9 10। अगर ये 10 है तो यू विल हैव टू राइट 11, जैसे हम रेंज में लिखते हैं। तो 6 से लेकर के 10 तक के स्टेप तक आपको जाना है विथ अ स्टेप वैल्यू ऑफ 1। ठीक है, तो 6 7 8 9 और 10
इन इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो सारे कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे एंड यू विल गेट ठीक है, बात समझ आई? चलिए, अब आपको दूसरे टर्म में एक्सटेंशन को स्लाइस करना है, करके बताओ। स्टेप वैल्यू, स्टेप जो चेंज होता है, जैसे आपने स्टार्ट और एंड दिया ना, स्टेपिंग चेंज करनी। एक्सटेंशन को कैसे स्लाइस करें? नोएडा। हाँ, इसका आउटपुट नोएडा है, क्योंकि आपने जो भी इंडेक्सेस दिए हैं उससे आपका नोएडा स्लाइस हो जाएगा इसमें से। क्या लिखे? एनीबॉडी? ठीक है। स्ट्रिंग का नाम इंडेक्स कैन स्टार्ट बाय 12, 21, मिल जाएगा एक्सटेंशन। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, 12 से लेके 21 तक, ये 12 है और ये 20, ये 20 पे है, सो 21 लिखना होगा आप। स्टेप यू कैन स्किप इट आउट। अगर आपका 1 ही स्टेप है तो आप स्किप कर सकते हैं, जैसे रेंज में करते हैं, है ना। रेंज में स्टेप वैल्यू अगर 1 होती तो आप स्किप कर देते हो, वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। ड्यूकैट एक्सेस करना है तो 0 से कहाँ तक? 4 तक या 5 तक? 5 तक। 4 तक करेंगे तो ए पे ही कंप्लीट हो जाए। 0 to 5, 0 1 2 3 4, आगे वाला इंडेक्स चाहिए हमें 5। ठीक है, तो इससे आपको ड्यूकैट मिल जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्लाइस करना है फर्स्ट लेटर से तो आप पहली वैल्यू 0 लिखते हैं, 0 भी स्किप किया जा सकता है। अगर आप 0 नहीं लिखते हैं तो इट विल स्टार्ट बाय डिफॉल्ट बाय 0, देन गोज अप टू 4। ठीक है, इससे भी आपको सेम आउटपुट ही मिलेगा। पहली वैल्यू स्किप की जा सकती है, राइट। दूसरा, आपने एक्सटेंशन एक्सेस किया था, एक्सटेंशन में आपने स्टार्ट किया था 12 से। अगर आप 12 के बाद कोलन लगा के ब्लैंक छोड़ देते हैं तो ये एंड तक जाएगा। स्टार्टिंग वैल्यू अगर आप ब्लैंक छोड़ते हो मतलब 0 से स्टार्ट होगा, लास्ट वैल्यू ब्लैंक छोड़ते हो तो वो एंड तक जाता है, राइट। सो यू कैन स्टार्ट बाय 12 एंड कोलन लगा के छोड़ सकते हो, ये आपको एक्सटेंशन निकाल के दे देगा। ठीक है, सो ये स्लाइसिंग के कुछ ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं स्लाइसिंग करने के लिए।
ओके, क्या ये एक्सटेंशन जो हमने अभी स्लाइस किया था इसको हम -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 से एक्सेस कर सकते हैं? -9 कोलन, क्या सेम आउटपुट आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। आप 12 कोलन लिखो या -9 कोलन लिखो, एक ही चीज़ है, ठीक है? ये सेम आउटपुट आपको देगा, एक्सटेंशन एंड एक्सटेंशन। तो चाहे नेगेटिव काउंट करो या पॉजिटिव काउंट करो, बात एक ही है। नहीं, -1 नहीं देना है ना, क्योंकि मुझे स्टार्ट करना है -9 से, फिर -10, -8, -7, -6, -4 चाहिए ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है बेसिकली। -9 में +1 करते हैं तो -8 मिलता है। अगर आप -1 कर देंगे तो -10 मिलेगा। आप समझे? ये जो आपका स्टेपिंग है, ये स्टेपिंग ऐड की जाती है। तो अगर आप 1 देते हैं स्टेपिंग तो वो 1 वैल्यू ऐड करता है, -1 देते हैं तो -1 ऐड करता है। तो -9 में आप +1 करेंगे तो -8 मिलता है, और -1 करेंगे तो -9 में -1 कर दिया तो क्या होगा, -10, मतलब वो और पीछे ही चला गया। हमें तो आगे का डेटा चाहिए ना, ठीक है? तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 रखी है, -1 नहीं रखी। -1 तब रखेंगे जब हमें पीछे जाना हो, ऐसे नहीं दे सकते, नहीं, वो आपको खाली ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है रिवर्स स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। जैसे मुझे इसमें से स्लाइस करना है ड्यूकैट, लेकिन रिवर्स में। फर्स्ट वी नीड टू हैव TACUD, इस सीक्वेंस में चाहिए, रिवर्स स्ट्रिंग चाहिए। क्या लिख सकते हैं? मुझे पहले T चाहिए, तो T की इंडेक्स वैल्यू क्या है? 5। फाइव नहीं है, 4 है। कहाँ तक जाना है? D तक। तो अगर D तक जाना है तो D ब्लैंक छोड़ सकते हैं, या ये ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बिकॉज 4 से लेके उसको चलना है बिल्कुल एंड तक, वो उसके लिए एंड है। तो अगर वो एंड है तो यू कैन टेक इट एज ब्लैंक एंड देन -1, जो कि आपका रिवर्स स्टेप वैल्यू है, आपको मिल जाएगा रिवर्स। ठीक है, रिवर्स स्ट्रिंग करने के लिए आपको हमेशा नेगेटिव स्टेप लेना होता है। इसका आउटपुट बताओ क्या होगा? ये पूरे स्ट्रिंग को ही रिवर्स कर दें। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे स्ट्रिंग को ही।